हेलो डियर स्टूडेंट, माई सर रजत जैन, मैथ्स फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। देखो बच्चों, जो 30 अप्रैल 2022 को बेबजी का पेपर हुआ था, है ना, वो अपन आज डिस्कस कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का पार्ट। तो बोला गया था वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर विच द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर जीरो पे कंटिन्यूस है तो जीरो पे लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगा, है ना। तो हम क्या कर देते हैं, एफ ऑफ जीरो प्लस मानो मैं निकालता हूँ, मतलब मैं क्या लिखूंगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो होना चाहिए। एंड ऑफकोर्स क्योंकि जीरो माइनस और जीरो प्लस पर अलग अलग तरीके से फंक्शन डिफाइन है, तो हमें निकालना पड़ेगा आर एच एल, है ना। आर एच एल निकालूंगा तो वो कितना बनेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, और जीरो प्लस पे ही वाला बनेगा, है ना। तो एक्स प्लस, अच्छा एक चीज़ और अच्छी मज़े की बात दिख रही है कि यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 है, तो मैं अगर यहाँ से अंदर से एक्स की पावर 1 निकालूंगा तो बाहर आते आते वो एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा। तो ये बनेगा एक्स की पावर 1/2, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस बी एक्स की होल पावर 1/2 माइनस का 1, है ना, और नीचे हमारे पास क्या लिखा होगा, बी एक्स की पावर 1/2। तो ये तो सीधे सीधे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मेरे पास आ गया कितना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस 1 प्लस बी एक्स की स्क्वायर रूट माइनस 1, और नीचे कितना बनेगा, बी, ठीक है, ये बन जाएगा। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं ज़ीरो डालता हूँ तो ये तो ख़त्म हो गया, तो 1 माइनस 1 ज़ीरो, तो ये आ गया ज़ीरो बाई बी, ठीक है। तो बेसिकली ज़ीरो बोल दूंगा, बट बशर्ते बी को नॉन ज़ीरो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर भी ज़ीरो होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पे एल एच एल की मैं बात करूँ तो एल एच एल कितना बनेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो माइनस पे ये वाला फंक्शन बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स, ठीक है। अब x जब मैं ज़ीरो रखूँगा, है ना, तो साइन ज़ीरो ज़ीरो बनेगा एंड अगेन साइन ज़ीरो ज़ीरो बनेगा। हम लिमिट में क्या करते हैं, वैल्यू रख के देख लेते हैं कि भाई नेचर किस तरीके का फंक्शन का, तो ज़ीरो बाई ज़ीरो साफ साफ इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो लॉपिटल लगा देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो x टेंडिंग टू ज़ीरो माइनस, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा कितना, कॉस ऑफ a प्लस 1 एक्स इंटू ए प्लस 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स, और नीचे तो 1 ही हो जाएगा। जब ज़ीरो डाल दूंगा यहाँ पे तो कॉस ऑफ ज़ीरो बनेगा, तो वो कितना हो जाएगा, 1, तो ये a प्लस 1 आएगा एंड ये भी 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल a प्लस 2 आया, है ना। तो एल एच एल आ गया a प्लस 2 एंड आर एच एल आया 0, बशर्ते b इज़ नॉट इक्वल टू 0, एंड एफ ऑफ जीरो की वैल्यू सी दे रखी है ना, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू सी दे रखी है। अब क्योंकि कंटिन्यूस सब कुछ बराबर होना पड़ेगा, तो c इज़ इक्वल टू 0, है ना, बशर्ते b 0 ना हो, एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस 2। तो यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, और a की वैल्यू जब इनको इक्वेट करूँगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2, एंड b नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो ये मेरे पास रेस्ट्रिक्शन आ गई, ठीक है। तो इस तरीके का ऑप्शन देख लो आप, ये वाला डी ऑप्शन दिख जाएगा, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, डी। कोई भी रियल वैल्यू चलेगी बट ज़ीरो नहीं चलेगा और c 0 होगा, तो डी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, है ना, तो डोमेन निकालना बहुत इजी है। अंदर वाले फंक्शन की मैं बात करूं, देखिए जरा, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी आ रहा है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग बेस में 10 है और यहाँ पे 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, तो हमने वही बेस 1 से बड़ा है तो इधर लेके जाऊँगा, तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल, इनइक्वलिटी साइन में नो चेंज, तो ये आ जाएगा 1, इधर मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सबको उस तरफ लेके आ गए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से फैक्टर हो जाएगा x माइनस 2, दूसरा बनेगा x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो x बिलोंगिंग टू 1 से 2, ठीक है, ये आ जाएगा 1 से 2, सही है। और मान लो अगर तुम्हारा मन ये भी है कि मैं एक बार लॉग से भी पूछ लेता हूँ कि उससे कोई दिक्कत तो नहीं है, तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को लॉग का इनपुट है ना, तो इसको पॉजिटिव कर दोगे, तो बेसिकली यहाँ से 2 तो इधर मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया, और ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको इधर लेके आ गया, तो दिस इज लेस देन 0, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 3 इज लेस देन 0, तो x बिलोंगिंग टू कितना आ जाएगा, 0 से 3, एंड इसका इंटरसेक्शन करने पे आपको वही मिलेगा। और हमने ये बात पहले भी आपको बता रखी है कि अगर इसको कोई तकलीफ़ नहीं है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको भी कोई तकलीफ नहीं रही होगी, तभी जाके वो फंक्शन डिफाइन हो पा रहा हो, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 से 2, तो सी करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए भाई
इसमें बोला गया है कि एफ एक्स कुछ इस तरीके से रखा है ए नॉट प्लस ए वन एक्स का मॉड प्लस ए टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री मॉड ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। और ये कहाँ फंक्शन बोला है कि डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखो यार ये तो बहुत सिंपल है ना, आपको एक बात तो पता होती ही है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, ये जो ए टू मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है या इवन कोई भी पावर लिखी होती है तो हम इसको एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, है ना। ये अपन ने बात कहाँ कर रखी है, एफ एम मॉडुलस जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पे, है ना। तो दिस इज स्क्वायर प्लस ए थ्री मॉड ऑफ एक्स का होल क्यूब ऐसे दे रखा है। अच्छा, तो पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आ रही है कि भाई ये बोला जा रहा है कि डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। आपको पता है कि ये वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, बट ये भी है डिफरेंशिएबल, ये भी है एंड ये भी डिफरेंशिएबल है। ये कैसे डिफरेंशिएबल है? अरे यार, जैसे मैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की बात करूँ तो y इज इक्वल टू जो एक्स क्यूब है ना, वो कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे बेसिकली आपको पता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है कुछ इस तरीके से, एंड जब x को मॉड ऑफ x से रिप्लेस कर दोगे तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो है साफ कॉर्नर नहीं बनता। अगर मान लो इस तरीके से भी आप जज नहीं कर पा रहे हो तो आर एच डी एल एच डी निकाल सकते हो। लेट से आर एच डी निकाला, लिमिट x टेंडिंग टू, चलो आर एच डी लिख देता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 और नीचे कितना आ जाएगा h। क्लियर है? यहाँ पे जब आप रखोगे तो ये आ जाएगा कितना, मैं इसी की बात कर रहा हूँ सिर्फ, है ना। कौन से फंक्शन की? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब की। तो देखो जब यहाँ रखोगे तो ये आएगा मॉड ऑफ एच क्यूब और 0 पर तो 0 हो गया और नीचे, तो बेसिकली यहाँ पे कट के अभी भी h की 2 डिग्री बच जाएगी, है ना। फिर 0 रखने पे हो जाएगा। बट अगर यहाँ h होता, जैसे कि मॉड ऑफ x होता, तो वो कट जाता और फिर वो प्लस माइनस वन में खेलता रहता, इसलिए वो दिक्कत करता। बट ये तो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ये भी डिफरेंशिएबल है ना, और ये भी डिफरेंशिएबल है। तो दिक्कत सिर्फ इसको है ना। तो बाकी इन सबको मिला दो तो डिफरेंशिएबल और ये नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू, और ये चाहते हैं कि भैया एफ एक्स हमारा डिफरेंशिएबल हो जाए, है ना। तो हम सीधे सीधे बोल देते हैं कि a1 को क्या कर दो 0, है ना। बस a1 को 0 करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी सब कुछ और भी कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। तो वाट एवर ये तो गया, नो वैल्यू ऑफ, ये भी गलत बोलता है, ओनली इफ a1 इक्वल टू 0, है ना। तो बस सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा सही क्वेश्चन था। देखिए भाई, बोला गया है अच्छा y इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स ऑफ x दे रखा है, और यहाँ पे ये जो y2 y1 है, ऑफकोर्स ये y1 का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स, और y2 का मतलब d2 y1 dx स्क्वायर होगा। तो जैसे ऑप्शन में y2 y1 भी दिख रहा है तो हमें 2 बार डिफरेंशिएट इसको करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू, सॉल्यूशन में आ जाओ, y इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स ऑफ x दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स ऑफ x, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको शॉर्ट में y1 बोल देता हूँ, और इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो ये तो y था, तो हम चाहें तो ऐसे लिख देते हैं y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। ठीक है, अब y2 को भी पिक्चर में लाना है तो एक बार और डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो देखो अब डिफरेंशिएट करोगे तो देखो कितना आएगा, y1 को डिफरेंशिएट करोगे तो y2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया, प्लस y1 को ऐसे रहने दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू y1। इस तरीके से देख लो, तो y1 को इधर लेके आ जाता हूँ, तो y2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y1 इंटू 2x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो पहला वाला ही बन जाएगा ना। हाँ, फर्स्ट चॉइस अपनी करेक्ट हो जाएगी। देखिए यार, बोला गया है अच्छा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एक्स और ln के अंदर इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, ओके, तो अगर मैं इस पे x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये तो बनेगा 1। तो ये बेसिकली ऐसे है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स और नीचे x। तो ये तो 0/0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। ठीक है, 0/0 की इनडिटरमिनेट फॉर्म ये बन रही है। अब आप चाहो तो ऑफकोर्स लॉपिटल लगा दो, बट अच्छा नहीं लग रहा लॉपिटल लगाने के लिए, मन नहीं कर रही, तो कुछ और भी कर सकते हैं अपन, है ना। याद है अपन को स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन कि जब 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स दिख रहा है अपन को, तो ऑब्वियसली बात है हमें याद कर लेना चाहिए कि x इज इक्वल टू क्या रखते हैं, x इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा ले लेते हैं। अब सुनो, जब x तुम्हारा 0 को अप्रोच करेगा तो 2 थीटा कहाँ जाएगा, पाई बाई 2 को जाएगा।
ठीक है यार, ऐसे लिख लो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, सही है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास में 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अब सुनो, एक्स जब तुम्हारा जीरो को अप्रोच करेगा तो हमें पता है कॉस इनवर्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता है ना। तो जीरो को अप्रोच करेगा तो बेसिकली थीटा जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, π/2 को अप्रोच करेगा, क्लियर है। तो यहाँ से सॉरी ये π/2 जाएगा एंड थीटा जो जाएगा वो π/4 को अप्रोच करेगा। व्हेन x टेंडिंग टू 0 तो थीटा कहाँ जाएगा, π/4 को टेंड करेगा। तो मैंने क्या सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, तो यहाँ से देखो फायदा हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 की जगह थीटा टेंडिंग टू π/4 लिखा मैंने, क्लियर। अच्छा उसके बाद में ln ऑफ 1 प्लस एक्स है अपन 1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस टू थीटा जो बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा जो बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अच्छा तो ये आ गया कॉट स्क्वायर थीटा की होल पावर 1/2, और नीचे कितना बनेगा, यहाँ पे जो है सो है कॉस ऑफ 2 थीटा, ठीक है। अब सुनो, अब समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन होने से कितना अपना फ़ायदा हो गया, बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया फॉर्म। अच्छा ये जब बाहर आएगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लिमिट थीटा टेंडिंग टू π/4, और जब बाहर आएगा स्क्वायर रूट से तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा मॉड ऑफ कॉट थीटा। पता है ना आपको कि हम जब कुछ भी ऐसा लिखते हैं कि पी स्क्वायर तो ये मॉड पी के बराबर होता है, ये बात हमने बता रखी है बहुत बार, तो वही हमने यूज़ किया। नीचे कितना आ जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा, सही है। अब सुनो, जब थीटा तुम्हारा π/4 के इधर उधर घूम रहा है ना, थीटा तुम्हारा π/4 के इधर उधर घूम रहा है, तो घूमेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ना यार, और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे मॉड लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, हमने मॉड उड़ा दिया, ठीक है। तो ये बनेगा ln ऑफ कॉट थीटा, और नीचे हमारा वही cos 2 थीटा। अब सुनो π/4 डालने पे ये बनेगा 1 और ln 1 0 और नीचे भी 0 आ रहा है, तो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बनी कि नहीं बनी, बनी। अब हम लॉपिटल लगा लें, ज़्यादा आसान रहेगा, बिल्कुल। तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू π/4, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 कॉट ऑफ थीटा, और कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। डिनोमिनेटर में इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा कितना, माइनस का साइन ऑफ 2 थीटा इंटू 2, क्लियर। तो ये माइनस से माइनस उड़ा दो, और थीटा इज इक्वल टू π/4 रखने में कोई दिक्कत तो हो नहीं रही, ये 1 हो जाएगा, एंड ये √2 का स्क्वायर, ठीक है ना, √2 का स्क्वायर बोले तो 2, और नीचे भी है 2, तो ये तो आ गया कितना 1, ठीक है। तो 1 आंसर आ जाएगा इसका, क्लियर है। देखिए भाई बोला गया है लेट एफ इज सच दैट a to b to r है ना, बी कंटिन्यूस फंक्शन क्लोज इंटरवल a to b एंड डिफरेंशियल इन ओपन इंटरवल a to b, एफ ऑफ a इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ b के भी 0 दे रखा है। तो पहली चीज़ तो ये देखते हैं, मैं रोल्स थ्योरम याद आ जाती है ना। हम क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a to b जिसके लिए एफ डैश c 0 होगा, ठीक है। बट अच्छा सी को इन्होंने वहाँ पे भी यूज़ कर रखा है ना, तो चलो सी इस ऑप्शन के लिए रिजर्व रख लेते हैं। मान लेते हैं कि के जो है वो एक क्वांटिटी ए से बी के बीच में है ना लाई कर रहा है, जिसके लिए एफ डैश के 0 होगा, है ना, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, एटलीस्ट अ के जिसके लिए ऐसा होगा। अब जैसे कि ऑप्शंस जो हैं है ना उनकी अपन बात करें तो ए ऑप्शन बोला गया देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट सी ओपन इंटरवल a to b फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी बनेगा। तो देखो यार एक काम करते हैं, थोड़ा सा ग्राफिकली जाते हैं, है ना। जैसे कि a हमारा ये है सपोज एंड b हमारा ये है ना, ये एक्सिस एक्स एक्सिस पे कोई हमने a से b में टुकड़ा ले लिया, एंड ऑफकोर्स a पे वैल्यू 0 आ रही है तो कर्व जो है वो यहाँ से जाएगा ही जाएगा, एंड b पे भी 0 आ रही है तो कर्व जो है वो यहाँ पे आएगा ही आएगा, और फंक्शन डिफरेंशियल कंटिन्यूस है। तो मतलब हमने तो बोला देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 के वगैरह, तो कुछ इस तरीके से बहुत सारे के आ सकते हैं। मान लो अपन छोटा सा ये वाला ग्राफ ले लेते हैं जिससे कि थोड़ी चीज़ें स्मूथली चले, है ना। हमने ये वाला ग्राफ लिया, अब क्योंकि ये जो के है वो रोल्स का के है ना, तो ऑब्वियस सी बात है डैश 0 हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं के बनेगा, ये क्लियर है। अच्छा अब हमें देखना है कि ऑप्शंस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट सी ए से बी में फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ एक्स होगा। तो एक काम करो, एक नया फंक्शन बना लेते हैं एफ एक्स सॉरी जी एक्स,
जो कि आ जाएगा एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स, है ना। तो इसी के रूट की बात तो करनी है बेसिकली। जी एक्स के रूट बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल सी बिलोंगिंग टू स्मॉल ओपन इंटरवल ए टू बी, जिसके लिए जी ऑफ सी 0 होगा, ठीक है। तो बेसिकली जी एक्स के रूट की बात करनी है। अच्छा एक और चीज़, क्योंकि एफ एक्स कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है ना, तो एफ डैश एक्स कंटिन्यूस होगा एंड ये भी कंटिन्यूस होगा, तो दोनों कंटिन्यूस होगा, तो जी एक्स भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। जी एक्स अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो अपन एक काम कर लेते हैं कि मान लो कि सी सपोज ये कोई है, ठीक है, ये कोई सी पे वैल्यू आ रही है। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सी जो मैंने इस इंटरवल में ले ली, ओपन इंटरवल ए से के, केस 1, अगर सी कुछ इस तरीके से है कि ए से के बीच में आ रहा है, और के तो आपको हम जानते हैं रोल्स का के है, तो अगर मैं वैल्यू निकालूँ किस पे, जी ऑफ ए पे, है ना, तो वो आएगा कितना, एफ डैश ए माइनस एफ ऑफ ए, सही है। और एफ ऑफ ए 0 दे रखा है, तो ये आ जाएगा कितना, एफ डैश ए। अच्छा एक और चीज़, अगर मैं इसी ग्राफ को ही रेफरेंस मान के देखूँ तो एफ डैश ऑफ ए तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, एफ डैश ए तो कैसा होगा, पॉजिटिव, सही है। तो इस तरीके से देखें तो ये पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि जी ऑफ ए पॉजिटिव आ गया, और जी ऑफ ए पॉजिटिव है। अच्छा अब मैं के ही रख लेता हूँ, जी ऑफ के भी निकाल लेते हैं ज़रा, तो जी ऑफ के कितना आएगा, एफ डैश के माइनस एफ ऑफ के, है ना। अब सुनो, क्योंकि एफ डैश के तो 0 होगा ना, के तो रोल्स का है, तो ये 0 होगा, तो ये आ गया माइनस का एफ ऑफ के, और इसी ग्राफ को अपन रेफरेंस मान के चल रहे हैं, तो एफ ऑफ के इसके हिसाब से कैसा है, पॉजिटिव है कि नहीं है ना। तो ये तो पॉजिटिव आ गया। तो बेसिकली यहाँ से अगर ये पॉजिटिव है तो जी ऑफ के जो है वो कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, समझ में आया। तो जी ऑफ के नेगेटिव है, जी ऑफ ए पॉजिटिव है ना। तो आप खुद सोचो, अगर मैं जी एक्स के ग्राफ की बात करूँ, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ए से के में, ठीक है, जी एक्स के ग्राफ की बात करूँ तो जी ऑफ ए जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, और जी ऑफ के जो है वो नेगेटिव आ रहा है, और फंक्शन कंटिन्यूस है, तो वो कुछ किसी भी तरीके से जाए तो भैया देखो कितने सारे रूट आने लगे, है ना। इन्होंने तो बोला है एटलीस्ट एक आया तो काम हो जाएगा, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ए फॉर विच इसके लिए होगा, तो बिल्कुल सही बात है ना। तो ये एकदम सही बात है, ए आंसर आएगा। एंड बी ऑप्शन बोला कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डज नॉट होल्ड एट एनी पॉइंट, हमने ए ऑप्शन सही बोल दिया, तो बी तो अपने आप ही गलत हो गया। एट एवरी पॉइंट ऑफ ए कॉमा बी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। ये तो आप इसी से भी देख सकते हो, एट एवरी पॉइंट, ये भी गलत हो जाएगा, क्लियर है ना। यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स आएगा, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो भैया एफ डैश एक्स तो नेगेटिव है, ठीक है, एफ डैश एक्स तो नेगेटिव है इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट की बात करूँ, बट एफ ऑफ ए जो है वो तो पॉजिटिव है। तो इन्होंने जैसे कि सी बोला है तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो जो ट्रू है वो ए आंसर है। अच्छा क्वेश्चन देखिए भाई, बोला गया है, अच्छा ये है कॉस ऑफ एल एन ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, तो आई बताना है। तो इजी क्वेश्चन है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एल एन एक्स दे रखा है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये खराब लग रहा है तो मान लेते हैं लेट एल एन एक्स इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टी, तो ये बनेगा कितना, डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टी डी टी। तो जो आई है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ टी, और डी एक्स बनेगा ई की पावर टी डी टी, तो ए की पावर टी इधर आ जाएगा, एंड कॉस ऑफ टी ये बनेगा, और डी टी कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब आप बाई पार्ट्स लगा सकते हो खुशी खुशी, ठीक है। आई लेट से अगर अपन देखोगे तो इसको बोल दो सेकंड और इसको बोल दो फर्स्ट, तो क्या आएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटाओ, माइनस माइनस प्लस कर दो, सही भाई, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन डी टी, ये बन गया, है ना। फिर से इसमें एक बार और बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो एक बार और बाई पार्ट्स लगा लेते हैं। तो ये बनेगा अपने पास में कॉस ऑफ टी इंटू ई टू द पावर टी प्लस, अगेन इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, तो देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। तो ये तो बेसिकली अपने पास क्या बन गया, आई बन गया, तो ये आई इधर जाएगा, है ना, तो मिल जाएगा कितना, 2i। 2i इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी
ई टू दी पावर टी प्लस साइन ऑफ टी ई टू दी पावर टी, और वो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट अपन ने सी लगा दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास i इज इक्वल टू, सबकी वैल्यू रख देते हैं, है ना। तो कॉस ऑफ ln x इंटू ई की पावर टी जो है वो x हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने x लिख दिया और x को कॉमन भी ले लिया, तो प्लस कितना आ जाएगा साइन ऑफ ln x, ठीक है ना, और प्लस एक कांस्टेंट और यहाँ पे बाई 2, ठीक है। और क्योंकि c बाई 2 तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो अगेन अपन ने इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ऐसा देखोगे तो बेटा ये आपका ए आंसर आ जाएगा। देखिए भाई, बोला गया हमें कि f इज़ डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल 0 से 1, और हमें एक एक करके ऑप्शन बताने हैं। ए ऑप्शन में बोला गया देयर एग्जिस्ट स्मॉल c बिलोंगिंग टू 0 से 1 सच दैट ये इंटीग्रेशन ऐसा आएगा, और बी ऑप्शन में बोला गया देयर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब उसका अपोजिट एक तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। सी ऑप्शन में बोला गया एफ एक्स डी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी c बिलोंगिंग टू 0 to 1, तो ये तो क्या बोल दिया, ये तो वैसे ही गलत लग रहा है ना, इंटीग्रेशन तो आ ही जाएगा ना, क्या दिक्कत है, ये तो गलत है। सी डी ऑप्शन बोला गया 0 से c एफ एक्स डी एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ c, तो जब इस तरीके का क्वेश्चन है तो क्यों ना अपन एक काम करें कि एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ मान लेते हैं, है ना, लेट, और अगर मान लो उससे अपने ऑप्शन बहुत ईजिली डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं तो फिर क्या दिक्कत है ना। मैंने बोला लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज एक्स मान लिया, डिफरेंशिएबल है 0 से 1 में, कोई दिक्कत नहीं। अब एक एक करके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। मान लो अगर मुझे ए ऑप्शन चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, तो बोला है देयर एग्जिस्ट सी, तो हमने क्या किया 0 से c, और एफ एक्स की जगह हमने x लिख दिया, एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू 1 माइनस सी इंटू एफ ऑफ सी, जो कि क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर बाई 2, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस सी इंटू सी। तो अगर एक तो c इक्वल टू 0 आ गया, और बाकी का दूसरी इक्वेशन से निकाल सकते हो आप 1 माइनस सी, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस 2c आ जाएगा, एंड ये हो जाएगा 3c इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 2/3। समझ में आ गया, c की वैल्यू आ गई 2/3 और c इक्वल टू 0। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 0 से 1 के बीच में बात कर रहे हैं, बट हाँ देखो आ गया ना, तो ऑप्शन तो अपना ट्रू हो ही गया ना ये वाला, जब ये ट्रू हो गया तो ये तो फॉल्स हो ही गया। अच्छा, डी ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन को भी अपन इसी तरीके से देख लेते हैं। अगर इसी फंक्शन को मैं मानते हुए चलता हूँ तो डी ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा, तो यार 0 से c में एफ एक्स का इंटीग्रेशन, तो देखो यार c स्क्वायर बाई 2 आ गया ना यार, तो ये बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट होगा c से, तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरीके से अपना आंसर जो है वो ए ही आ जाएगा। आगे बात समझो, देखिए भाई ये तो अपन ने बेसिकली ऑप्शंस के थ्रू फंक्शन एज्यूम करके कर लिया, है ना। अगर कोई थोड़ा सॉलिड प्रूफ देखे मतलब इसका, है ना, ए और बी ऑप्शन के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा सा फ्रेम किया हुआ है ये, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ते थे ए से बी, मतलब इंटीग्रेशन की लिमिट एफ एक्स डी एक्स अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ सम के, तो उससे भी नहीं होगा, ठीक है, ये उससे भी नहीं होगा, तो उस स्ट्रक्चर से भी नहीं बैठेगा, ठीक है। अगर मान लो मैंने एक काम किया कि कुछ ऐसा करा, देखो क्या बोलते हैं, जैसे कि ये चीज़ देखते हुए थोड़ी थोड़ी फील मुझे यहाँ से आ रही है, पता नहीं इन्होंने मतलब बनाने वालों ने ये सोच के ही बनाया है क्या इसका सॉल्यूशन, मतलब मुझे नहीं पता, बट थोड़ा बहुत सोचने के बाद में कुछ कुछ चीज़ें निकल के आई, ठीक है। मतलब अगर मैं ए और बी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ तो मतलब कुछ इस तरह का मुझे चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, हमने क्या बोला, रोल्स थ्योरम हम पढ़ रखी है। रोल्स थ्योरम में ये बोला जाता है कि जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो स्वयं फंक्शन करता है, एंड जो रूट निकलते हैं वो डैश के निकलते हैं, है ना। तो डेफिनेटली ये डैश होगा, तो फंक्शन कौन सा होगा वो हमें पता करना है। तो थोड़ा बहुत बुद्धि लगाने के बाद हमें पता चलता है कि जी एक्स अगर मैं कुछ इस तरीके का फंक्शन मानूँ, 1 माइनस एक्स इंटू 0 से एक्स एफ एक्स डी एक्स, कुछ इस तरीके का फंक्शन मानूँ, तो मुझे मिल जाएगा मनचाहा फंक्शन। तो मैं इसको डिफरेंशिएट, अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई कौन करेगा, आपको फंक्शन करेगा। तो जी ऑफ 0, मैं 0 से 1 में रोल्स लगा रहा हूँ, ठीक है ना। जी ऑफ 0 ऑफकोर्स ये आ जाएगा 1, और ये 0 से 0 तो ये तो 0 हो गया, तो जी ऑफ 0 कितना आ गया 0, एंड जी ऑफ 1 निकालोगे तो वो भी इसकी वजह से 0 आ गया। इसका मतलब एटलीस्ट 0 से 1 में जी एक्स का एक रूट तो अवश्य होगा, है ना। तो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट at least one c belonging to 0 से 1, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ जिसके लिए क्या होगा, g डैश 0 बराबर 0 होगा, क्लियर है, सॉरी g डैश c बराबर 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने रख दिया क्या बोलते हैं
जी डैश एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो जी डैश एक्स अपने पास कितना निकल के आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो -1, तो माइनस का 0 से x एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऐसा ही रह जाएगा, प्लस इसको मैंने ऐसे ही होल्ड पे रखा एंड इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये बनेगा कितना, एफ ऑफ एक्स, है ना, लेबनिज से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। उसके बाद बस जी डैश सी रख दिया अपन ने, है ना, और वो जो सी है वो रोल्स का सी है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस सी इंटू एफ ऑफ सी माइनस का 0 से सी एफ एक्स डी एक्स, है ना, और ये 0 होगा ही होगा। हमने पहले ही बोल दिया कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0 से 1 जिसके लिए जी डैश सी 0 होगा। तो देखो ये चीज़ प्रूफ होगी साफ साफ, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, 1 माइनस सी इंटू एफ ऑफ सी इज इक्वल टू ये आ जाएगा, और सी जो है 0 से 1 के, तो ये ऑप्शन इस तरीके से भी ट्रू हो जाएगा। तो मतलब मुझे तो ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन लगा इस पूरे पेपर में, अगर यही सोच के उन्होंने सॉल्यूशन बना, क्योंकि ये सोचना कि भाई फंक्शन हम क्या माने और फिर रोल्स किस तरीके से अप्लाई करें थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए भाई बोला गया है लेट इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू, जिस तरीके से दे रखा है, ठीक है। डी एक्स के साथ में एक्स की पावर 1/2 है, तो आप सोचो किसको क्या मानने से सही रहेगा। एक्स की पावर 1/2 बचना चाहिए डिफ्रेंशिएट करने के बाद, तो एक्स की पावर 3/2 एक गुड ऑप्शन है। तो हमने क्या किया कि लेट एक्स की पावर 3/2 इज इक्वल टू टी, है ना। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 3/2 एक्स की पावर 1/2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बनेगा। तो बोलो काम हो गया, है ना। तो ये बनेगा कितना, 2/3 डी टी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, अब जो एक्स क्यूब है वो हमारे पास कितना बन जाएगा, टी स्क्वायर, है ना, स्क्वायर कर दो तो टी स्क्वायर बनेगा, तो ये बन गया। एंड 2/3 बार डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ये तो स्टैंडर्ड है, ये कितना बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, सही है। तो वापस से अगर अपन देखें तो 2/3 साइन इनवर्स ऑफ टी की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स की पावर 3/2 प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। अब इन्होंने बोला है कि ये जो है वो 2/3 जी ऑफ एफ एक्स के साथ में बैठ रहा है, सही, मतलब इस तरीके से उन्होंने बना रखा है। तो अगर मैं बाहर वाला फंक्शन साइन इनवर्स बोलूँ और अंदर वाला एक्स की पावर 3/2 बोलूँ तो इस तरह कोई ऑप्शन है क्या, बाहर वाला कौन है, जी एक्स, तो एक कॉम्बिनेशन ये बैठ सकता है, जी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2। अब देख लो कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, साइन इनवर्स एक्स, हाँ ये है ना, बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए देखिए भाई द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 में, है ना, और ये सब चीज़ें दे रखी हैं, तो मेरे ख्याल से तो बहुत ईजी है ना। इसमें तो किंग लगा दो, है ना, किंग रूल। तो i इज इक्वल टू 0 से π/2 है, तो हमने क्या किया, ये i तो चलो इसको यहीं बोल दिया, ठीक है। अब हम किंग लगा रहे हैं, तो x को रिप्लेस करोगे π/2 माइनस एक्स है ना, तो x को यहाँ पे रिप्लेस करोगे कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स, तो वो हो जाएगा साइन ऑफ x। तो जहाँ मतलब बस जहाँ साइन दिख रहा है ना वहाँ कॉस कर दो, कॉस दिख रहा है वहाँ साइन कर दो, तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस होगा, और इसकी पावर में कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा। बोलो सही समझ रहे हो, यहाँ पे साइन हो जाएगा और इसकी पावर पे कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। नाउ अगली स्टेप में क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करना होगा, तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 ऐड करने पे, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप देखो ये वाला टर्म यहाँ दिख रहा है, ये वाला टर्म यहाँ दिख रहा है, तो सेम ही आएगा, एंड ऊपर कॉस की पावर साइन, साइन की पावर कॉस, यही तो है, साइन की पावर कॉस, कॉस की पावर साइन, तो ये दोनों मिलके कट जाएगा, तो ये आएगा 1 इंटू डी एक्स। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2 डिवाइड बाई 2, तो π/4, तो π/4 मतलब पहला वाला आंसर बनेगा ए। देखिए भाई बोला गया है ये क्या है, एप्सिलॉन 0 प्लस को एंड कर रहा है, और अच्छा एप्सिलॉन से x दे रखा है इस तरीके से, तो बेसिकली वहाँ पे 0 लिख दो, है ना। तो कुछ इस तरीके से है, 0 प्लस से ये x जा रहा है bt कॉस ऑफ 4t माइनस a साइन 4t, और नीचे कितना आ रहा है, t स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट होने के बाद a साइन 4x डिवाइड बाई x माइनस 1, और x तुम्हारा 0 से π/4 है ना, ठीक है। तो ओके, a और b की वैल्यू किस ऑप्शन में फिट बैठेगी वो बताना है। एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो कितना बनेगा, b जहाँ जहाँ लेबनिज से करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ x रखना होगा,
तो बी एक्स कॉस ऑफ 4x माइनस ए साइन 4x और नीचे कितना आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में जब ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बनेगा a कॉस ऑफ 4x इंटू 4, सही है ना, एंड इंटू नीचे वाला माइनस नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट किया इंटू ऊपर वाला तो a साइन 4x बन जाएगा, सही है। और नीचे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका तो ज़ीरो हो ही जाएगा, सही है। तो अच्छा अब कंपेयर कर लेते हैं सीधे सीधे, है ना, इसको तो हटाओ। तो यहाँ पे cos 4x का कॉफिशिएंट सॉरी x cos 4x का जो कॉफिशिएंट है वो है b लेफ्ट साइड में। राइट साइड में कितना आ जाएगा, ये 4 भी आ रहा है और ये भी आ रहा है तो 4a आ रहा है ना। एंड साइन 4x का कॉफिशिएंट माइनस का a है, इधर भी माइनस का a है तो ये तो चला गया, है ना। तो ये आ गया b इज इक्वल टू 4a। तो ये देख लो आप किस ऑप्शन में ठीक बैठ रहा है। नहीं मतलब b बाई a का रेशियो में बोलूँ तो वो 4 आना चाहिए, इसमें तो नहीं आ रहा। b बाई a का हाँ इसमें आ रहा है तो ये तो सही है, इसमें भी नहीं आएगा और b बाई हाँ इसमें भी नहीं आ रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए भाई बोला गया है अच्छा साइन एक्स से कॉस एक्स ई की पावर माइनस का टी स्क्वायर डी टी, तो एफ डैश पाई बाई 4 बताना है ना। तो डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, कितना आएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो जहाँ जहाँ ये है t वहाँ वहाँ कॉस ऑफ x रखना होगा तो e की पावर माइनस का कॉस स्क्वायर ऑफ x, ठीक है। अच्छा ये रख दिया है ना। उसके बाद कॉस का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस का साइन ऑफ x माइनस, उसके बाद अब हमें नीचे वाली लिमिट भी है इस बार तो e की पावर माइनस का साइन स्क्वायर ऑफ x यहाँ रख दिया एंड उसके बाद में साइन x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा कॉस ऑफ x, तो ये हमने लिख दिया। अब हमें जो चाहिए एफ डैश पाई 4 तो x इज इक्वल टू पाई 4 रख देते हैं। तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 रखने पे e की पावर ये बनेगा ये बनेगा 1/2 और ये आ जाएगा माइनस का 1/2 और ये माइनस का साइन ऑफ पाई बाई 4 जो कि हो जाएगा कितना 1/√2, सही है। ये माइनस हो गया एंड ये बनेगा e की पावर माइनस का 1/2 इंटू 1/√2, तो कुछ इस तरीके के बन गए। तो हमने क्या किया -1 अच्छा ये तो सेम ही हो गया है ना, तो 2 टाइम्स आ जाएगा जो भी है सो, तो ये आ जाएगा माइनस का √2 टाइम्स e की पावर माइनस का हाफ, ठीक है। और सही से लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाई e का स्क्वायर रूट, क्लियर है, विद नेगेटिव साइन। तो ये आ जाएगा बी ऑप्शन। देखिए भाई बोला गया है x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई एफ डैश एक्स वाई। तो इसमें एक काम कर लेते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएबल है ना, तो इसी को कुछ मान लेते हैं। लेट एक्स वाई इज इक्वल टू कुछ टी लिख दिया एंड इसको डिफ्रेंशिएट किया तो x चलो x के रेस्पेक्ट में कर देते हैं तो ये आ जाएगा कितना y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बनेगा, ठीक है। तो जो इस तरफ लिखा हुआ है ना, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ डी टी इज इक्वल टू एक्स और ये आ जाएगा एफ ऑफ टी डिवाइड बाई एफ डैश टी, सही है ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डी टी और रहेगा सॉरी डी एक्स रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स, है ना। अब वेरिएबल सेपरेबल कर लो, है ना, तो ये आ जाएगा कितना डी टी, देखो जरा इधर एफ डैश टी उधर गया और नीचे कितना आ जाएगा एफ ऑफ टी इंटू डी टी, दिस इज इक्वल टू एक्स डी एक्स और इंटीग्रेट कर लो अब इसको, तो ये आ जाएगा एल एन ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कॉन्स्टेंट सी। तो यहाँ से आ जाएगा कितना एफ ऑफ टी का मॉड इज इक्वल टू ई टू दी पावर में एक्स स्क्वायर प्लस 2 सॉरी एक्स स्क्वायर बाई ये आ जाएगा प्लस का ये कॉन्स्टेंट सी। तो t की जगह वापस से मैंने एक्स वाई रख दिया तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 और e की पावर c आएगा अलग करने पे एंड उसको कोई एक नया कांस्टेंट मैंने दे दिया मान लो लैम्डा, बस ये आंसर आ जाएगा। तो इन्होंने यही पूछा था कि मॉड ऑफ एक्स पाई मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स पाई कितना आएगा, तो e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू हम सम कॉन्स्टेंट, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यार बोला गया है कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट इतना for which the segment of the tangent line content between the coordinate axis is bisected at the point of contact, the equation of the curve, है ना, very easy।
इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए होंगे, है ना। जैसे कि मान लो ये है ना, कोई इस तरीके से कोई कर्व दे दिया और इन्होंने क्या बोला है उस बात को भी ध्यान से सुन लो। अरे यार ये क्या बन गया, ठीक है। इन्होंने बोला है किसी एक पॉइंट पे, है ना, टेंजेंट जो बनाई हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो टेंजेंट बेसिकली जो लाइन सेगमेंट है जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में इंटरसेप्टेड है ना। जैसे कि मैंने ये बोला कि एक्स और वाई पॉइंट है, इस पर मैंने टेंजेंट बनाई, तो बेसिकली ये मिड पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स का, है ना। ये मैंने ए बोल दिया, ये मैंने बी बोल दिया, क्लियर है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो देखो ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, एंड ये वाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। मान लो यहाँ पे कि अल्फा लिखा हुआ है, तो अल्फा प्लस जीरो बाई टू इज इक्वल टू कितना आएगा वाई, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2y, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2y। एंड ऐसे ही दिस प्लस जीरो मतलब बीटा प्लस जीरो इज इक्वल टू कितना होगा x, तो बीटा कितना आ जाएगा 2x। समझ में आ गया। तो ये चीज़ लिखना आपको आना चाहिए, आई थिंक आती भी होगी। अच्छा दूसरी बात, अब मैं इसी लाइन की स्लोप इन दो पॉइंट से भी लिख सकता हूँ, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि कर्व पे लाई कर रहा है तो मैं dy बाई डी एक्स से भी लिख सकता हूँ। तो दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा y2 माइनस y1, तो 2y माइनस जीरो माइनस ये तो माइनस का 2x, तो ये गया, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का y बाई एक्स, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x dy इज इक्वल टू माइनस का y डी एक्स, तो इधर लेके आ जाओ y डी एक्स दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो कितना बनेगा ठीक है, x dy प्लस y डी एक्स, तो ये आ जाएगा कितना d ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा एक्स वाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, एंड क्योंकि बोला है वो कर्व जो वो 3,2 से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, 3 इंटू 2 6, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो जो कर्व हो जाएगा वो एक्स वाई इज इक्वल टू 6 बनेगा। तो ये आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, ठीक है। देखिए भाई बोला गया था सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, और यहाँ पे देखिए भाई कैसे करोगे आप इसको। पहली चीज़ तो यहाँ पे देखो e की पावर साइन वाई यहाँ से भी अलग हो सकता है और यहाँ ऑलरेडी अलग है ही, तो क्यों ना हम वेरिएबल सेपरेबल पे पहले सोचें। सबसे पहले तो विचार वही आना चाहिए क्योंकि सबसे पहला मेथड भी अपन वही पढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स, है ना, और यहाँ से मैंने जो बोला कि इसको अलग अलग कर दो, e की पावर x इंटू ई की पावर साइन वाई, बोला ऐसे लिख सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर साइन वाई, ये बनेगा। इससे पूरे से हमने ये कॉमन निकाल दे ई टू दी पावर साइन वाई, बिल्कुल अब वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। तो मैंने कॉस वाई को इधर ही रखा और यहाँ से कॉमन जो निकाला ई टू दी पावर साइन वाई उससे डिवाइड भी लगा दिया, तो नीचे आ जाएगा ई टू दी पावर साइन वाई, और डी वाई को इधर रखा, बाकी इधर बचा होगा क्या ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और जो नीचे डी एक्स था उससे इधर मल्टीप्लाई तो डी एक्स, ठीक है। तो आगे देखो अब क्या होने वाला है ना। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे साइन वाई को कुछ रखना पड़ेगा। तो लेट्स से कि साइन वाई मैंने मान लिया टी है ना, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी, सही है। तो मेरे पास देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस वाई डी वाई की जगह मैंने डी टी रख दिया, और नीचे आ जाएगा ई टू दी पावर टी, जिसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ई टू दी पावर माइनस का टी डी टी, दिस इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट तो इजीली कर सकते हो, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक कांस्टेंट आएगा, चलो बाद में लिख देंगे। इसको इंटीग्रेट करोगे ई की पावर माइनस टी डिवाइड बाई -1, दिस इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक कांस्टेंट सी। अब टी की जगह जो था वो लिख दिया, तो ई की पावर माइनस का साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक कांस्टेंट सी, ये आएगा। बट हमसे इन्होंने पूछा है क्या कि सी को तो एक तरफ रखा है इन्होंने, बाकी सबको एक तरफ रखा, तो एक काम करो इसको उधर ले आए, तो ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यू वाई 3 प्लस ई टू दी पावर माइनस का साइन वाई, ठीक है, और राइट में गया माइनस का सी, और उसको वापस से आप सी लिख सकते हैं, है ना, वो तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, कुछ भी लिख सकते हो। तो अब इसके बाजू में जो भी लिखा है दैट इज़ एफ एक्स, ठीक है, तो ये हमारा एफ एक्स है। तो इन्होंने ये पूछा ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई 3, है ना,
तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है। देखिए भाई, बोला गया है द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला दिस विच पासिस थ्रू, क्या बोलते हैं, विच पासिस थ्रू द पॉइंट 4,10 एंड मेक एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला वेयर tan थीटा इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बताना है ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला दिस, जो कि 4,10 से पास कर रही है। ठीक है, तो हमने जो पैराबोला दे रखा है, ठीक है, y² इज इक्वल टू 9x, तो इस पे टेंजेंट की इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म हम लिखेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, है ना, ये आएगा। अच्छा, 4a जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ से a की वैल्यू भी आ जाएगी कितनी 9/4। क्लियर है, a की वैल्यू उठा के अपन यहाँ पे रख सकते हैं, तो रख लो। और अच्छा, ये जो लाइन है वो किससे पास कर रही है, 4,10 से भी पास कर रही है, तो हमने वो भी रख दिया इसमें। तो कितना आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 4m प्लस a की जगह 9/4m, ये रख दिया। क्रॉस 4m से पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4m इंटू 4m, तो ये आ जाएगा 16m²। इधर कितना बनेगा 40m, तो इधर लेके आए तो माइनस का 40m प्लस का 9, दिस इज इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ से इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, है ना, मल्टीप्लाई करें तो 16 इंटू 9 आए, 16 इंटू 9 का मतलब होगा 4 × 12 144, 144, है ना, मल्टीप्लाई करने पे 144 आए और ऐड करने पे 40, ऐड करने पे 40 है क्या कुछ, 4 इंटू 4 इंटू 9 36 से हो गया प्लस 4, बोलो हो गया काम। ठीक है, तो इसके फैक्टर अपन करने के लिए हमने क्या किया, देखो जो माइनस का 40m है उसको ऐसे ब्रेक कर दिया, 16m² माइनस का 36m माइनस का 4m दिस प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से मैंने क्या 4m कॉमन लिया, तो ये बनेगा 4m माइनस 9, और यहाँ से मैंने -1 कॉमन लिया, तो 4m माइनस 9 दिस इज इक्वल टू 0। दोनों में से मैंने 4m माइनस 9 कॉमन लिया और अंदर कितना बनेगा 4m माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो m की दो वैल्यू आ गई 9/4 और दूसरी कितनी आ जाएगी m इज इक्वल टू 1/4। अच्छा, इसी के कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए इन्होंने दे रखा है कि जो उसकी स्लोप है tan थीटा है वो 2 से बड़ी है ना, तो ये वाली वैल्यू तो ऑटोमेटिकली हट जाएगी, तो m जो है वो 9/4 एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास अब क्या आ चुका है, मेरे पास स्लोप आ चुकी है 9/4, है ना, ठीक है, और मेरे पास में क्या बोलते हैं a की वैल्यू पता है जो कि वो खुद भी 9/4 है ना, इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, a/m², 2am ये रहता था। और अगर मान लो नहीं भी याद है तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन ये कर सकते हैं कि भाई ऐसा, वैसे तो याद होना चाहिए क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन करने होते हैं, तो आई थिंक चीज़ें याद होती ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके का है, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं, तो आप तो क्या करो x1, y1 पॉइंट मान लो कि यही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और x1, y1 उस कर्व पर लाई कर रहा है, तो t बराबर 0 से टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो। और टेंजेंट की इक्वेशन तो आपको पता चल गई ना, इसमें a भी पता है m भी पता है ना, तो टेंजेंट की इक्वेशन कितनी बनेगी, y इज इक्वल टू m की जगह कितना आएगा 9/4x, और ये a और m तो बराबर ही है, तो लाइन की इक्वेशन ये बनी। आपको लाइन की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन पता है ना। अब आप x1 y1 मान लो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो अब t बराबर 0 से फिर से टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो। अब दोनों ही इक्वेशन सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कोफिशिएंट का रेशियो बराबर कर दोगे तो वहाँ से भी आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकल आएगा। ठीक है, यहाँ देखो a/m², a और m तो बराबर हो गया ना यार, तो ये तो सीधे सीधे से कट जाएगा, तो 1/m, 1/m का मतलब कितना होगा 4/9, 2am, अच्छा ओके 2a/m होता था, 2a/m, तो m से ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपना आंसर बनेगा कौन सा, a ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है। देखिए भाई, अगला बोला गया fx, है ना, fx कुछ इस तरीके से दे रखा है, और f डज नॉट हैव अ क्रिटिकल पॉइंट, मिनिमा इतना है, नीदर मिनिमा नॉट मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2 fx है। देखो मिनिमा मैक्सिमा ये सब और क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहा है, तो पहले अपन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको। तो f डैश x कितना आ जाएगा,
देखो इसको एक फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 17 टाइम्स x माइनस टू की पावर 16 और इसको डिफरेंशिएट करने पे 1 आएगा। एंड अगेन इसको अपन एज इट इज़ रख के चलेंगे, है ना, प्लस। फिर इसको अपन ने ऐसे ही होल्ड पे रखा, ठीक है, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे 24 आगे कूदेगा और यहाँ पे बनेगा कितना, x प्लस 5 की होल पावर 23, कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ से मैंने क्या किया, इन पूरे में से मैंने एक तो ये कॉमन लिया और एक तो ये कॉमन लिया, तो मेरे पास बाहर x माइनस टू की होल पावर 16 आएगा एंड x प्लस 5 की होल पावर 23 आएगा, और अंदर जो बचेगा 17 टाइम्स ये इसका एक फैक्टर बचेगा ना, तो 17x तो यहाँ आएगा प्लस 17 पंजे 85 यहाँ आएगा प्लस 16 चला गया तो 24 इंटू ये, तो 24x आ जाएगा माइनस 48 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का बनेगा। क्लियर है? अच्छा, और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस टू की, वैसे तो अब हमें जवाब दे देना चाहिए, है ना, फिर भी अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो 7 और 4 11 के 1 हासिल लगी 1, तो हाँ 41x आ जाएगा माइनस प्लस 15 में से 8 गया तो 7 आएगा प्लस का। सही है? कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है ना अपन ने? ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है ना? सही है, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 7 और 4 11 और ये 41x हो गया। 15 में से 8 गए तो बना कितना, 7, और 7 में से 4 गए तो 3, 37 आ जाएगा, है ना, ये बना। दिस इज इक्वल टू 0 कर लो। तो देखो यार, अपने पास में एक तो सबसे छोटा जो आएगा वो माइनस का 5 आएगा एंड उसके बाद माइनस का 37/41 आएगा, है ना। ये 0 कहाँ होगा, x इज इक्वल टू माइनस 37/41 पे, और ये हमारा कहाँ हो जाएगा 2 पे। ठीक है, अब सुनो, अब वही साइन कॉम्बिनेशन, है ना, साइन स्कीम चला लेते हैं। इधर सबसे ज़्यादा सबसे जो साइन आएगा 2 के इधर, वो प्लस साइन देंगे एफ डैश एक्स को। क्यों? क्योंकि सबका कोफिशिएंट 1 है प्लस का, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। सबका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, एक्स का जो लीनियर फैक्टर है उसका, बाकी रूल्स तो आपको बताइए रखे हैं। बट 2 जो है उसके अबाउट अगर अपन देखें तो पावर जो है इवन है, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस का प्लस कैरी होगा। एंड इसकी पावर तो ऑड है तो इसके अबाउट साइन चेंज होगा, एंड इसकी पावर भी ऑड है तो इसके अबाउट भी साइन चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से बनेगा। पहला ऑप्शन, एफ डज नॉट हैव अ क्रिटिकल पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे एफ डैश एक्स नॉट डिफाइन हो या फिर एफ डैश एक्स 0 हो। तो एक्स इज इक्वल टू 2 पे तो एफ डैश एक्स 0 आ रहा है ना मेरे भाई, है ना। तो ये ऑप्शन तो सीधे सीधे फॉल्स। एफ हैज़ अ मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0। देखो मिनिमा या मैक्सिमा के लिए हम क्या बोलते हैं कि जैसे अगर मान लो एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा होता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब क्या, इंक्रीज करके फिर डिक्रीज कर रहा है ना, फिर ये इंक्रीज कर रहा है और फिर यहाँ पे कहीं 0 को थोड़ी देर के और फिर इंक्रीज कर रहा है, ऐसा ही तो है। तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। इसी तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा, है ना, एग्जैक्टली नहीं बनेगा लेकिन उसकी जो शेप होगी घूमने फिरने की वो ऐसी ही कुछ कुछ होगी, है ना। तो -5 पे मैक्सिमा आएगा लोकल, है ना, और इस पे आएगा मिनिमा, और इस पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि इधर भी पॉजिटिव है, मतलब इधर भी इंक्रीज करता हो रहा है और इधर भी इंक्रीज करता आ रहा है। क्लियर है? तो इस हिसाब से एफ हैज़ नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 2। अपना ये वाला सही हो जाएगा और ये फिर दोनों फॉल्स हो जाएंगे। तो सी आंसर करेक्ट। देखिए भाई, बोला गया हमारे को कि ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है और सी इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड को प्लेनर विद ए एंड बी वेक्टर, देन द यूनिट वेक्टर डी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड सी वेक्टर। देखो पहली चीज़ तो ये समझो कि भाई ये जो लाइन है ना, ये हम बच्चों को रटवाते भी वैसे तो, जब अपन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाते हैं, जैसे कि लेट से मैंने बोला कि ऐसे लिखा ए क्रॉस, मैं अलग बात बता रहा हूँ इससे अलग, है ना, तो बी क्रॉस सी, कुछ इस तरीके से। तो हम ये बच्चों को बताते हैं दिस इज इक्वल टू, अगर आर वेक्टर है तो आर वेक्टर जो है वो बी और सी से बनने वाले प्लेन में आएगा। एंड अगर इस तरीके से स्टेटमेंट स्ट्रक्चर करा जा रहा है कि ऐसा वेक्टर बताओ जो बी और सी के प्लेन में है एंड ए के परपेंडिकुलर, तो हम इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। इसके पीछे लॉजिक भी हम बताते हैं जब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाते हैं। लेट्स से कि ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर है ना, तो इन दोनों का जब क्रॉस किया तो वो कुछ इस तरीके से आया, तो ये जो वेक्टर है वो ये वाला वेक्टर बन चुका होगा। क्लियर है? अब कोई तीसरा वेक्टर है, मान लो ये, है ना, ये वेक्टर का जब आप क्रॉस करोगे इसके साथ में, तो क्रॉस करने पे तो जो भी वेक्टर आएगा, है ना, इस तरीके से जाएगा, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, है ना, जो कि ऑफकोर्स इन दोनों वेक्टर से बनने वाले प्लेन में ही आ जाएगा। एंड क्योंकि क्रॉस करने पे मिला है इसको और इसको, तो इसके तो परपेंडिकुलर ही होगा ना भाई। तो ये वाली चीज़ है, तो यहाँ से आर वेक्टर इस तरीके से आएगा। अब उस क्वेश्चन को समझ लो। अच्छा एक और चीज़, तो हमेशा प्लेन में
जिसके प्लेन में होना है उसको तो इस तरीके से लिखेंगे ब्रैकेट में डाल के, एंड बाकी उस वेक्टर को जो सिंगल वेक्टर पड़ा हुआ अलग से है ना उसके परपेंडिकुलर होगा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात सुनूं तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सी वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है जो कि किसके प्लेन में है, ए और बी के प्लेन में। तो ए क्रॉस बी मैंने लिख दिया और इसका क्रॉस करा दिया किसके साथ में, जिसके परपेंडिकुलर है जो कि ए वेक्टर है। अच्छा, और मैग्नीट्यूड 1 रखना है तो उसको एडजस्ट कराने के लिए मैंने यहाँ पे एक लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि यूनिट वेक्टर बना देगा उसको। ठीक है, चलो तो सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा। यहाँ पे देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट चल रहा है तो हम इसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं दूर दूर पास पास वाला। तो ये आएगा कितना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डॉट मतलब ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर, तो ये बनेगा। एंड सी वेक्टर कितना आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी बनेगा 1 माइनस 1 माइनस 1 तो -1, तो माइनस का ए वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा √3 और स्क्वायर करोगे तो 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 3 बी वेक्टर। ठीक है भाई, तो ऐसा बना। इस माइनस को भी चलो बाहर निकाल दिया तो ए वेक्टर प्लस 3 टाइम्स बी वेक्टर कितना आएगा जरा देखो। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास में कितना, सी इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा है ना, ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर, तो 3 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 4i माइनस 3 और प्लस 1 मिलके हो जाएगा माइनस का 2j प्लस 3 माइनस 1 प्लस का कितना हो जाएगा 2k। आगे बात समझो, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के क्योंकि सी का मैग्नीट्यूड 1 है तो भैया इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वो कितना आ जाएगा, माइनस के 4 लैम्डा का स्क्वायर मतलब वही 16 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से कितना बनेगा 4 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से कितना बनेगा 4 लैम्डा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो गया 20 प्लस 24, तो 24 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। लैम्डा कितना हो जाएगा भाई, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस या सीधे सीधे ऐसे लिख दो, देखो कितना आया था 24 ना, तो 4 इंटू 6 तो ये आ जाएगा 2√6 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1/2√6। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। आगे इन्होंने बोला है कि देन यूनिट वेक्टर डी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड सी वेक्टर। अब ए और सी के परपेंडिकुलर चाहिए तो भाई इनका क्रॉस कर लो, है ना, वहाँ से मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ डी वेक्टर इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से कि म्यू टाइम्स ए क्रॉस सी, है ना, और सी वेक्टर मेरे पास ये आ चुका है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू रखने का मिल जाएगा ना मेरे को। तो ठीक है, चलो हम ये कर लेते हैं, ए क्रॉस सी निकालते हैं। ए क्रॉस सी कितना आएगा, ठीक है, i j k, ए कितना है 1 1 माइनस 1 और सी कितना है अपने पास में माइनस का 4 लैम्डा, और लैम्डा की फॉर्म में रख देते, बाद में लैम्डा की वैल्यू रख देंगे, प्लस का 2 लैम्डा और माइनस का 2 लैम्डा। सही है, ओपन कर लो इसको, तो ये गया तो माइनस का 2 लैम्डा, या इस लैम्डा को बाहर निकाल दो ना यार, क्यों इतना झंझट पालना है। माइनस का इवन 2 को ही बाहर निकाल दो। देखो सी वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 2 लैम्डा और अंदर कितना आ जाएगा अपने पास में 2i माइनस का j प्लस का k। थोड़ा इजी रहेगा कैलकुलेशन और कुछ नहीं। तो माइनस का 2 लैम्डा मैंने पहले ही बाहर रख दिया, है ना, और अंदर कितना आ जाएगा, क्योंकि वो एक रो से तो कॉमन निकल ही आएगा, तो i कैप j कैप k कैप, है ना, और यहाँ बनेगा कितना, ओके a लिखना है ना, a कितना है 1 1 माइनस 1 और ये आ जाएगा कितना 2 माइनस 1 1, तो इसको माइनस का 2 लैम्डा हो गया और ये आ जाएगा कितना i कैप, ये गया तो 1 माइनस 1 तो ये तो 0 हो गया, माइनस का j ये गया तो 1 प्लस का 2 तो कितना हो गया 3। ठीक है भाई, और ये आ जाएगा k कैप, तो ये गया तो माइनस का 1 माइनस का 2 तो माइनस का 3 हो जाएगा। सही है। ठीक है, तो माइनस 3 बाहर निकाल दिया तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा j कैप प्लस k कैप। क्लियर है। ठीक है, तो डी वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, म्यू टाइम्स 6 लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस
2√6, तो यहाँ पे प्लस माइनस लिख दिया, एंड ये जो आया वो जे कैप प्लस के कैप आया है ना। तो देखो यार अगली कहानी क्या करते हैं अपन, ठीक है। देखो भाई अगली जो कहानी है वो यही है ना, ये है कि ये तो इससे कट गया, तो ये आ गया d इज इक्वल टू प्लस माइनस म्यू वाई √6 ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 ना, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ठीक है। और ये आ जाएगा जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अगेन इसका मैग्नीट्यूड 1 करना है, तो ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर 3/2 म्यू स्क्वायर प्लस इधर से भी आ जाएगा 3/2 म्यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ जाएगा 3 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 1/√3, तो d आ जाएगा कितना प्लस माइनस, ये तो कट जाएगा तो 1/√2 जे कैप प्लस के कैप, कुछ इस तरीके से बनेगा बिल्कुल। तो ये अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन थी बट चलेगा। देखिए भाई बोला गया है द इक्वेशन ऑफ वन टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर इतना फ्रॉम द ओरिजिन इतना, देन द इक्वेशन ऑफ द अदर टेंजेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, बहुत सिंपल, ठीक है। जैसे कि हमें तो सीधी सीधी बातें जो पता है हम वही यूज़ कर लेते हैं, है ना। हमने यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन मान लो ये दे रखी है और ये ओरिजिन है, और सर्कल का सेंटर कितना दे रखा है 2, तो दूसरी वाली टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा है ना। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करो, इसकी इक्वेशन इन्होंने दे रखी है y इज इक्वल टू 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखो यार सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर करोगे, रेडियस के बराबर करोगे और रेडियस निकल आएगी। सिमिलरली यहाँ से यहाँ इससे भी अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ना तो वो भी तो रेडियस के बराबर होगी, बस इसी को इक्वेट कर दो, ठीक है भाई। तो इस पॉइंट से इस पे डिस्टेंस कितना बनेगा जरा दिखाओ, r इज इक्वल टू 2 × 3 6 - 1 और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 1 10, है ना, ये बनेगा। और ये ऑरिजिन से पास कर रहे हैं ना, तो इसकी लाइन हम मान सकते हैं ना y इज इक्वल टू mx, क्लियर है। तो इसको ऐसे लिख लो mx - y टाइप से, दिस इज इक्वल टू 0। अगेन फिर उसी पॉइंट से डिस्टेंस निकाली तो बनेगा कितना 2m - +1 और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ m² + 1। इसका जो मॉड होगा वो डिस्टेंस इसके बराबर होगी और ये बनेगी कितनी 5/√10, है ना। बोले तो 1 क्या बोलूँ इसको मैं, ठीक है, × 2 तो ये आएगा √10/2, कुछ ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। तो √10/2 हो गया, सही है। स्क्वायर कर दिया तो 2m + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर होगा तो 4 तो इधर आ गया और इधर हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा m² + 1। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आ गया कितना, एक तो 2 उड़ा दिया और ये 5 हो जाएगा, सही है। तो 2 × 4m² प्लस का 1 प्लस का 2 × 2 4m, दिस इज इक्वल टू 5m² प्लस का 5, ठीक है, ये बनेगा। यहाँ कितना आएगा 8 में से 5 गए तो 3m² बनेगा और ये कितना आ गया 8m, तो 8m आ जाएगा तो 8m आ ही जाएगा, प्लस का 2 आया और इधर आएगा तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सुनो, अब सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 ही टेंजेंट खींच सकती हैं एंड एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है और इसकी स्लोप है तुम्हें दे रखी है कितनी -3। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी स्लोप अगर मैं बोलता हूँ m इज इक्वल टू m1 है तो एक रूट इसका जो होगा वो -3 होगा और दूसरा रूट कितना होगा m1 होगा। दोनों का प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं -3/3, तो ये आ गया -1, तो m1 कितना आ जाएगा 1/3, क्लियर है। m1 कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है ना। तो m1 1/3 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू x/3, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं x - 3y इज इक्वल टू 0। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन ये है, x - 3y इज इक्वल टू 0, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही है। चलिए आगे देखें, एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड दिस।
तो जो पहला वाला पैराबोला है वो आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ऐसा ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8x प्लस 16। तो आप समझ गए ना क्या गेम हो रहा है यहाँ पे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax टाइप से पैराबोला बनेगा जो कि ऐसा बनेगा। क्लियर है। एंड जो इधर वाला आ रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x, तो वो पैराबोला जो बनेगा वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx टाइप का बनेगा जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा। हालांकि शिफ्टेड है ना, ऑरिजिन शिफ्ट कर रहा है, बाकी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट पैराबोला जो कुछ इस तरीके बनेगा और एरिया अगर आ रहा होगा तो इस तरीके से आ रहा होगा। तो हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, इसको ना x के रेस्पेक्ट में, x मतलब x इज़ अ फंक्शन ऑफ y के रेस्पेक्ट में हम एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा। तो देखो यार सॉल्यूशन में पहले तो हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी जो कि कितनी होगी 24x प्लस 48 प्लस का 8x, दिस इज इक्वल टू 16। सही है। तो यहाँ से ये और ये मिलके कितना हो गया 8 और 4 12, 32x इज इक्वल टू, इसको उधर लेके गए तो माइनस का 32 आया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1। x की वैल्यू माइनस का 1 किसी में भी उठा के रख दी, मान लो इसमें रखी मैंने, तो वाई स्क्वायर माइनस का 8 उधर गया तो 24। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस, ठीक है 2√6। सही है, प्लस माइनस 2√6 आ गई है ना। तो बेसिकली होगा क्या कि कुछ इस तरीके से ही बन रहा होगा। ठीक है, पहला वाला जो पैराबोला है वो ऐसा इधर होएगा और दूसरा वाला जो पैराबोला है कुछ इस तरीके से होगा। एंड इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमने प्राप्त कर लिया। x का कोऑर्डिनेट तो -1 ही रहेगा एंड y का कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा प्लस का ये और इसका हो जाएगा कितना माइनस का 1 माइनस का 2√6। अब सुनो, आपको एरिया निकालना है ये वाला है ना। तो क्या करोगे, राइट माइनस लेफ्ट, क्योंकि हम f ऑफ y dy लिख रहे हैं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, जिसमें हमें आसानी होती है हम उसमें करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि राइट वाला जो फंक्शन है वो मतलब राइट वाला ये था ना, हाँ, तो मतलब राइट वाले का मतलब ये वाला लेना है ना। तो यहाँ से हमें निकालना है। तो यहाँ से देखो कितना आएगा 8x इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर। तो x कितना आ जाएगा 16/2 जो कि 2 आएगा माइनस वाई स्क्वायर बाई 8, कुछ ऐसा बनेगा। राइट माइनस लेफ्ट वाला यहाँ से निकाल सकते हो जो कि आएगा कितना 24x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का 48। तो x कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 24 माइनस का 2। तो ये आ जाएगा कितना वाई स्क्वायर बाई 24 माइनस का 2 और ये आ जाएगा राइट माइनस लेफ्ट करके डी वाई और लिमिट भी रखेंगे, जो रखेंगे y की लिमिट रखी जाएगी -2√6 से 2√6। तो माइनस का 2√6 से प्लस का 2√6 तक हमें जाना होगा। अब बस इसी को इंटीग्रेट कर लोगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो यार हमारे पास ये कुछ आ रहा है, ये प्लस का 2 होगा और ये भी प्लस का 2 हो जाएगा। तो प्लस का तो 4 हो ही गया। ठीक है, एंड उसके बाद में ये माइनस का रहेगा, ये भी माइनस का रहेगा, तो इनको कंबाइन क्लब कर लेते हैं, है ना। तो हमने क्या किया 3 से ऊपर और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 8 से 24 हो गया, माइनस का 3 माइनस का 1 तो माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4/24 तो माइनस का वाई स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा। तो माइनस का वाई स्क्वायर बाई 6 हो गया, सिंप्लीफाई हो गया डी वाई, है ना। अच्छा एक और चीज़, क्योंकि ये फंक्शन इवन ही है ना, फंक्शन इवन है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से 2√6 और इसका एरिया जो है वो 2 टाइम्स कर दिया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो 2 टाइम्स, इसको इंटीग्रेट करोगे तो 4y है ना, y की वैल्यू रखोगे ये तो ये आ जाएगा 2√6 माइनस इसको इंटीग्रेट करोगे तो y³ y3 इंटू 6 आएगा। ठीक है भाई, और इसकी वैल्यू रख दो 2√6। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है 2√6 का स्क्वायर अलग से कर देता हूँ तो 2 स्क्वायर तो हो जाएगा 24 और फिर भी आ जाएगा 2√6। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई हमें करना होगा। देखे ज़रा कितना आएगा, यहाँ से मैंने एक 2√6 तो कॉमन निकाल दिया, ठीक है, और ये 6 से 4 उड़ा दिया, ठीक है, और ये माइनस का 4 2√6 से ये पूरा कॉमन निकाल दिया। तो 2 × 4 टाइम्स 2√6 बाहर आया तो अंदर कितना बनेगा 1 माइनस 1/3 जो कि कितना हो जाएगा 2/3। अब देख लो सिंप्लीफाई करके क्या हो रहा है।
तो 1 2 2 4 4 16 32 32√6/3 ये आ रहा है क्या? बिल्कुल। तो ये अपना किस में बी ऑप्शन मैच हो जाएगा। सही है। और देखें, बोला गया पार्टिकल मूविंग है स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड द एक्सेलरेशन एट एनी टाइम इट टी। अच्छा, एक्सेलरेशन का फंक्शन दे रखा है विद रेस्पेक्ट टू मतलब इन द फॉर्म ऑफ टी, तो वो आ जाएगा कितना? अच्छा, एक्सेलरेशन को कुछ और दिखा देते हैं, कैपिटल ए से दिखा देते हैं, स्मॉल ए ऑलरेडी इन्होंने यूज़ कर रखा है। और ये क्या होगा? dv/dt लिख सकते हैं, है ना, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आएगा a माइनस के टी स्क्वायर। और हमें ये बताना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब आएगी, तो इसको उठा के हमने 0 कर लिया। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी कितनी? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a/k, बट टाइम तो पॉजिटिव होगा, तो ये आ जाएगा प्लस का a/k। तो इसी टाइम पे मैक्सिमम आ रही होगी, तो उठा के अपन इसी को रख देते हैं। अच्छा, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मैक्सिमम वेलोसिटी भी बतानी है, तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो dv इज इक्वल टू a माइनस के टी स्क्वायर, है ना, इंटू डी टी। तो बहुत सिंपल है, इसको इंटीग्रेट किया तो v इज इक्वल टू ए टी माइनस के टी क्यूब/3 प्लस एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा c। c की वैल्यू निकालने के लिए अगेन वही t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 है ना, तो c भी कितना आ जाएगा? 0। तो ये वाला चीज़ बन गया। अब इसमें हमें मैक्सिमम चाहिए, तो हमने क्या किया? t की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दी? स्क्वायर रूट ऑफ a/k। तो हमारे पास v मैक्स जो आएगा दैट इज़ a स्क्वायर रूट ऑफ a/k माइनस k/3, और उसको लिख दिया टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? a/k, और वो जो है वो तो a/k का स्क्वायर रूट हो ही जाएगा। तो k से k कट गया, और a, अच्छा, तो ये आ जाएगा अपने पास 2/3 टाइम्स a स्क्वायर रूट ऑफ a/k। ठीक है, a को अंदर ले लो, पॉजिटिव बता ही रखा होगा हमने, तो 2/3 ये आ जाएगा a³/k। ओके, 2/3 मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है। देखिए भाई, बोला गया है इफ़ ए बी सी आर इन जी पी, और ये जो है वो एच ए पी में दे रखा है, तो हमें बताना है कि ए बी सी आर द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल विच इज़ कौन सा है बताना है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो जी पी में है, तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। पहली चीज़ तो ये बनी। दूसरी बात, ये ए पी में है, तो पहला टर्म ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसा कुछ है। तो मिडिल वाले का 2 गुना। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे अपन क्लब करके लिखेंगे, है ना, log m माइनस log n इज इक्वल टू log ऑफ m/n। तो ये बनेगा कितना? ln, या चलो log ही लिख लेते हैं, log ऑफ 2b/3c दिस इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा? log ऑफ a/2b प्लस log ऑफ 3c/a। आगे बात समझो, कुछ इस तरीके से लिख लोगे, बीच वाले का 2 गुना इज इक्वल टू एक्सट्रीम का सम, है ना, वही किया। तो यहाँ पे इनको क्लब कर लेते हैं, और इस 2 को भी इसकी पावर में ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा कितना? log ऑफ 2b/3c का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को जब क्लब करोगे, देखो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो a से a कट जाएगा, और ये आ जाएगा 3c/2b। सही है। अब log उड़ा देते हैं, तो यहाँ बनेगा 2b/3c का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3c/2b। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है t, अगर मैं बोलता हूँ तो ये 1/t लिखा हुआ है, तो मैं इसको एक काम करो, ऐसे लिखो 1/2b/3c, है ना। तो जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा कि 2b/3c का होल क्यूब इज इक्वल टू 1। तो रियल जो सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा 2b/3c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक रिजल्ट और निकल के आया कि b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3c/2। सही है, b इज इक्वल टू 3c/2 है। तो मैं एक काम करता हूँ कि b जो है वो c के फॉर्मेट में आ ही चुका, c को c में रहने देते हैं, एंड a को भी c के फॉर्मेट में वहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखो मेरे पास ये दे रखा है b स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ c, तो b स्क्वायर कितना बनेगा? 9c²/4, और c से डिवाइड, तो एक c से एक कट गया, तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया? 9c/4। ठीक है, ये बन गया। सही है। अब अगर मैं देखूँ क्या बोलते हैं, रेशियो देख लेता हूँ a/b/c का।
तो मुझे एक बार ये आइडिया तो लग जाएगा ना कि कौन सी साइड बड़ी है और क्या है। तो ए को मैंने ऐसे लिख दिया 9c/4 बी को मैंने क्या लिख दिया 3c/2 सी तो सी है, सी उड़ा दिया और 4 से मल्टीप्लाई, तो 9:6:4 ये बना। क्लियर है? तो आप क्लियर कट देख सकते हो कि जो ए साइड है ना वो बड़ी है। ठीक है ना, मतलब अगर ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है कि ऐसा, ठीक है, मतलब जस्ट मैंने ऐसे बना दिया, मुझे नहीं पता कि एंगल कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, बट मैं हाँ निकाल सकता हूँ। जैसे कि ए बोल दिया, ये बी बोल दिया, ये सी बोल दिया, तो सब छोटा कौन है, ये है, तो ये 4 आ गया, एंड इसके आगे नहीं, इसको चेंज कर लो, बी इसको कर दो और सी इसको कर दो, है ना। तो सब छोटा सी आ रहा है ना, तो सी के सामने होना चाहिए, तो इसलिए 4 इधर, मतलब 4 लैम्डा बोल सकते हो। लैम्डा ऑफकोर्स पॉजिटिव होगा, और ए के सामने 9 लैम्डा और इसके सामने 6 लैम्डा, कुछ इस तरह। अब मैंने अगर मान लो अगर ऑब्ट्यूस एंगल आ भी रहा होगा, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अगर हुआ भी, तो ऑब्वियस सी बात है ए ही एंगल ऑब्ट्यूस हो सकता है, क्योंकि जो बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल ही बड़ा हो सकता है। तो हमने क्या किया, चेक करने के लिए कोसाइन रूल लगाया और कॉस ऑफ ए निकाला, सिर्फ और सिर्फ कॉस ऑफ ए निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा का स्क्वायर मतलब 16 लैम्डा स्क्वायर, प्लस इधर का करोगे तो 36 लैम्डा स्क्वायर, माइनस इधर का करोगे तो 81 लैम्डा स्क्वायर, और भूल जाओ नीचे क्या आ रहा है, मतलब लिखना चाहो तो लिख दो, भूलना क्या है। ठीक है, आप खुद देख सकते हो ये नेगेटिव आएगा, आप खुद देख सकते हो ये नेगेटिव है, इन दोनों का मिला के भी इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो कॉस से अगर नेगेटिव, इसका मतलब एक इसमें आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, π/2 से पाई। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्ट्यूस एंगल बना ना, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ये बनेगा, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। देखिए भाई, इसमें बोला गया है हमें कि ए एन जो है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है, बी एन कुछ इस तरीके से दे रखा है ना। तो हमें देखना है कि ए एन और बी एन में क्या रिलेशन होगी, है ना। तो जैसे कि पहले तो अगर मान लो एग्जाम में होता आपको तो एन की वैल्यू, अच्छा सीक्वेंस है ना, A1 A2 VN V1 V2 इस तरीके से, तो हम n की जो वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर ही हो सकती है। अगर मैं n की वैल्यू सपोज 2 ले लेता हूँ मान लो फॉर एग्जांपल, तो ये मेरे पास कितना बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, यहीं तक रुक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो ये बनेगा कितना 4 और 1 5 25 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं BN की बात करूँ, BN की बात करूँ तो ये आ जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, जो कि कितना बनेगा 8 बनेगा। तो दिख रहा है साफ साफ कि EN बड़ा आ गया। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, और भी वैल्यू रख के आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, बट तो इस तरीके से आंसर आप देख सकते हो कि ये वाला बन जाएगा। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। जैसे कि मान लो अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो A1 जो निकालूंगा तो वो तो आ जाएगा कितना 1 का स्क्वायर की पावर 1 ही आ जाएगा, एंड B1 जो निकलेगा वो कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से बराबर भी तो आ रहा है ना। इन्होंने बोला है कि हर एक n की वैल्यू के लिए an जो है bn से बड़ा होगा। तो ये बेसिकली मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पे इक्वलिटी और रहनी चाहिए, या फिर यहाँ लिखना चाहिए एक्सेप्ट n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर -1। ठीक है, बाकी तो ये तो सरासर गलत है ना। और an इक्वल टू बी, ये भी सरासर गलत है। an इज लेस देन bn, ये भी गलती है। ठीक है ना, n b e1 है ना, तो e1 के लिए तो हमने वैसे ही दिखा दिया कि भाई an जो बड़ा आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया, है ना, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ज़्यादा एक होता है ना गलत में भी ज़्यादा सही कौन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बी ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। अच्छा, अब तुम्हारे मन में आ रहा हो ये तो सर आपने वैसे कर दिया ऑप्शन से, है ना, कोई प्रॉपर तरीका बता दो। तो चलो प्रॉपर तरीका भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें ये ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, मतलब an ग्रेटर देन bn है वगैरह, तो हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं। लेट से मैंने निकला कि an/bn निकाला, तो an कितना है अपने पास में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर से लेके कहाँ तक n के स्क्वायर तक, और इसकी होल पावर कितनी है n है, और नीचे हमारे पास n की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। तो क्यों ना मैं एक काम कर लेता हूँ, n की पावर n कट करने के लिए मैं यहाँ से n स्क्वायर ही कॉमन निकाल दिया, तो बाहर आते आते n स्क्वायर की होल पावर 2n, मतलब ऐसे हो जाएगा n की पावर n की होल पावर, ऐसे लिख सकता हूँ ना यार, सही है ना। n स्क्वायर बाहर निकालोगे तो n की पावर 2n आएगा, एंड ऑफ कोर्स n की पावर जो 2n है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ n की पावर n का होल स्क्वायर इंटू अंदर क्या बनेगा 1/n का होल स्क्वायर प्लस 2/n का होल स्क्वायर। ऐसे करते करते अप टू यहाँ से जाएगा तो ये तो 1 ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना n-1 डिवाइड बाई n का होल स्क्वायर से जस्ट पहले, और उसकी होल पावर n, और नीचे बनेगा कितना n की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। तो ये तो इससे गया, तो हमारे पास बचा कितना
n की पावर n इंटू 1/n का स्क्वायर प्लस 2/n का स्क्वायर, ऐसे करते 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 प्लस 1 की होल पावर n, और नीचे हमारे पास जो n फैक्टोरियल लिखा हुआ है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप यहाँ पे बहुत इजीली देख सकते हो। देखो यार 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे करते करते कहाँ n तक जा रहा है, और ये n की पावर n लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है n इंटू n, है ना, कितनी बार n टाइम्स, कितनी बार n टाइम्स ये n मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ऐसे ही तो होगा। अब देखो यार अगर मैं इस और इसको देखूँ तो ये n आ रहा है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, जैसा कि मैं बताया कि a1 an सीक्वेंस टाइप से है, तो n/2 भी एक से बड़ा, सब कुछ n/n 1। ठीक है, अगेन ये वाली जो क्वांटिटी है ना ये भी एक से बड़ी है। ठीक है, तो ये नंबर एक से बड़ा है, और इन सब ये नंबर भी मैंने जैसे बताया आपको कि n की पावर n जो है वो n फैक्टोरियल से बड़ा हो गई, तो बेसिकली ये एक से बड़ा, ये भी एक से बड़ा, तो मल्टीप्लाई करो एक से बड़ा आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि an अपॉन bn का जो रेशियो है दिस इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा an ग्रेटर देन bn। समझ में आ गई बात? ठीक है, बट फिर जैसा मैंने बताया कि हर n के लिए नहीं होगा, एक्सेप्ट 1 भी होना चाहिए, फिर इक्वलिटी यहाँ पे लिखी होनी, यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। चलो बी ऑप्शन टिक कर देते हैं। देखिए भाई यहाँ पे पूछा गया है कि 100 फैक्टोरियल के एंड में कितने ज़ीरोज़ आएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि जितने भी इसमें 5 की पावर होंगी, है ना, उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरो आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं तुमसे पूछूं कि भाई 5 फैक्टोरियल में बोलूँ तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लिखोगे, है ना, तो मतलब 5 और 2 के जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना, उतने वो 10 बनेगा, और 10 बनने के कारण एक ज़ीरो मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 की पावर में लिखूँ तो 2 यहाँ से, 1 यहाँ से 3 मिलेगा, और 3 की पावर में 1 आ गया, और 5 की पावर 1 आ गया। अब आप खुद सोचो कि 5 लिमिटिंग रीजेंट है या फिर 2, है ना, ऑफकोर्स 5 है। 5 की संख्या जो बड़ा वाला प्राइम नंबर है उसकी पावर एक्सपोनेंट हमेशा कम ही रहेगी एज़ कम्पेयर टू छोटे वाले की कंपेरिजन में। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, जैसे 100 फैक्टोरियल को मैं अगर मैं से लिखता हूं 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c, एंड बाकी आगे जो भी आना आएगा। मुझे अगर c पता चल जाए तो मैं बोल सकता हूं ना, क्योंकि जितने c होंगे मतलब उतने 5 अवेलेबल होंगे, और 2 तो बहुतायत में पड़े होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास में c निकालने के लिए मैं बोल सकता हूँ 100 डिवाइड बाई 5 का बॉक्स प्लस यहाँ आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर, ये तरीका आपको बताया होगा, और नीचे आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 125 मतलब 5 का क्यूब, और ऐसे चलता रहेगा। अब आप देखो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 डिवाइड बाई 25, तो ये आएगा 4, और ये तो ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि एक से कम वैल्यू होगी तो एग्जैक्टली ज़ीरो बनेगा, और आगे तो सब ज़ीरो बनने वाले हैं, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 24। तो जो 5 अवेलेबल होगा वो 24 टाइम्स अवेलेबल होगा, ऑफकोर्स 24 जीरोस के एंड में बनेंगे। देखिए भाई क्वेश्चन में बोला गया है z-2 आयोटा का मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू 15। तो देखो होगा क्या कि अगर मैं बात करूं तो अगर इक्वलिटी होती तो सर्कल होता, बट इक्वलिटी तो नहीं है, इनइक्वलिटी है ना, और सर्कल का जो सेंटर है वो बेसिकली 0,25 होगा, तो कुछ इस तरीके से मान लो यहाँ पे है ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0,25। ठीक है, और आगे बोला है इन्होंने कि दिस इज़ लेस देन इक्वल टू 15। ठीक है, तो रेडियस जो होगी वो 15 होगी। अच्छा आगे बोला है कि देन मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट माइनस मिनिमम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की बात कर रहे हैं, पहले तो बताओ जेड कहाँ होगा, है ना, तो अगर हम देखें z माइनस 25 आयोटा का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 15, इसका मतलब क्या हुआ जेड सर्कल की पेरीफेरी पे हो सकता है और इस सर्कल के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। बट जब बात आ रही है कि आर्ग्यूमेंट मिनिमम और मैक्सिमम की, है ना, तो आप खुद सोच सकते हो कि यही वाला केस बनेगा जब आर्ग्यूमेंट मिनिमम आएगा, मतलब जेड कहाँ आ जाए, यहाँ पे कहीं आ जाए, जब टच करके इसको निकले, है ना, समझ में आ रही बात, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये तो ऑफकोर्स ओरिजिन बन गया, है ना, तो इस तरीके से आएगा। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z, जो कि ऑफकोर्स इसी पे लाई कर रहा होगा, इसी लोकस पे, है ना, उसके अकॉर्डिंग जो आएगा मिनिमम बनेगा आर्ग्यूमेंट। अच्छा मैक्सिमम कब आएगा, जब इधर से जो टेंजेंट इसको टच करके जाएगी, है ना, तो वो कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा। तो मैक्सिमम के लिए ये वाला बनेगा एंड मिनिमम के लिए बनेगा। लेट से कि ये θ1 है और ये मेरा θ2 है, तो मैक्सिमम मुझसे पूछा गया है θ2 माइनस θ1, ये बता दो θ2 माइनस θ1 कितना आएगा, जरा हम वो भी दिखा देते हैं आपको। तो वो ये बनेगा, ठीक है, और वो निकालने के लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको जूम कर दिया,
ठीक है। तो देखो यार, ये एंगल निकालना है और अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करा दूँ तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। और अगर मैं टोटल को 2 थीटा बोलता हूँ तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ज्योमेट्री से। तो सीधे सीधे ये मुझे पता है कितना 15 और ये मुझे पता है कितना 25 दे रखा है ना, 0,25। तो यहाँ से मैं इसको और इसको देख के क्या लिख सकता हूँ, साइन लिख सकता हूँ, है ना। तो साइन ऑफ थीटा जो बनेगा वो आ जाएगा कितना 15/25, जो कि बनेगा कितना 3/5। तो साइन थीटा मेरे पास आ गया 3/5। अब देखो साइन के फॉर्मेट में आंसर है क्या, बेसिकली 2 थीटा लिखना है। तो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 3/5, है ना। तो जो रिक्वायर्ड एंगल होगा, ठीक है, जो रिक्वायर्ड एंगल होगा वो हमारा 2 थीटा होगा। तो वो हमारे पास बनेगा 2 साइन इनवर्स ऑफ 3/5। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं। 2 टाइम्स लिखने के बाद में कॉस इनवर्स के फॉर्म में, तो ये तो हो नहीं सकता, है ना। यहाँ पे साइन थीटा अगर मेरा 3/5 है तो कॉस थीटा मेरा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा 4/5। तो अगेन थीटा कितना बनता, कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। 2 थीटा कितना बनता, 2 टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। तो इस तरीके से ये वाला बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता, ठीक है।